हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत पर दो तरीके से विदेशी आक्रमण हुए हैं, लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ है वो अरब जाति का था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। जबकि जो दूसरा विदेशी आक्रमण तुर्क जाति की ओर से किया गया था। और तुर्क जाति में भी दो वंशों के द्वारा हमारे भारत पर आक्रमण किया गया था। एक तो था यामिनी वंश और दूसरा था संसबनी वंश। जबकि जो यामिनी वंश है, यामिनी वंश में सबसे पहले हमारे भारत पर आक्रमण किया गया था सुबुक्तगीन के द्वारा। और फिर सुबुक्तगीन के बाद सुबुक्तगीन के ही बेटे महमूद गजनबी के द्वारा हमारे भारत पर आक्रमण किया गया था। और संसबनी वंश की ओर से हमारे भारत पर आक्रमण किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, क्योंकि हम इसको सीक्वेंस से लेके चलेंगे। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, फिर हम भारत पर जो दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ था तुर्क जाति का उसके बारे में पढ़ेंगे, और यामनी वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे सुबुक्तगीन, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो हम सीक्वेंस से इसको लेके चलेंगे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ, और फिर मैं बता देता हूँ इसकी लोकेशन। मैं यहाँ पे मैप बनाऊंगा और मैप बना के समझाऊंगा कि जो ये मोहम्मद बिन कासिम था ये अरब से तो आया था, लेकिन इसने हमारे भारत पर आक्रमण किया क्यों था। आपको कारण भी तो पता होना चाहिए ना। तो वही मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाऊंगा, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ रफ। तो दोस्तों, हमें पढ़ना है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ मैप एक हमारे भारत का। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे भारत का मैप है। हालांकि इतने से ही हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। समझिए, ये वाला जो एरिया है आप बहुत अच्छे से इसको जानते हो। ये वाला जो हिस्सा है ये है पाकिस्तान का, लेकिन ये वाला हिस्सा पहले हमारे भारत का ही हुआ करता था। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान भी पहले ही हमारे भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। और जैसे ही हम अफगानिस्तान से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा अरब प्रदेश। और हम इसके बारे में ही तो पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए, अरब जाति का ही तो आक्रमण हुआ था जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, जिसके कारण हम यहाँ पे अरब प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आ जाता है जैसे कि ईरान, इराक, ये सभी देश इसमें आ जाते हैं। और उस टाइम पर अरब का जो राजा था उसको बोला जाता था खलीफा। क्या बोला जाता था दोस्तों? खलीफा। अरब का जो राजा हुआ करता था उसको उस टाइम पे खलीफा बोला जाता था, जो कि था वालिद प्रथम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे समझिए, ये अरब प्रदेश की हमने बात की कि अरब प्रदेश की लोकेशन मैंने आपको बता दी। और अरब प्रदेश का एक खलीफा हुआ करता था जिसका नाम था वालिद प्रथम। जैसे कि राजा होता है ना, उसी तरीके से अरब प्रदेश में राजा को खलीफा कहा जाता था, और उसका नाम था क्या? वालिद प्रथम। और इसी के समकालीन, मतलब कि इस टाइम ही यहाँ पे सिंध प्रांत था। ये वाला जो हिस्सा है ये सारा क्या था? सिंध प्रांत था। तो अरब प्रदेश का यहाँ पे श्रीलंका है। ऐसे मैं दिखा देता हूँ श्रीलंका को। यहाँ पे श्रीलंका है।
तो इस अरब प्रदेश का व्यापार हुआ करता था श्रीलंका से। और वे कहां से जाते थे? इसके जहाज जो है वो ऐसे जाया करते थे। मतलब कि कहने का यह है कि इस सिंध प्रांत से होके ही अरब प्रदेश के पानी के जहाज जाया करते थे व्यापार करने के लिए। किससे? श्रीलंका से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं श्रीलंका। अब श्रीलंका से व्यापार किस तरीके का हुआ करता था? जैसे कि मनके हुए, शंकु हुए, इस तरह का व्यापार किया करता था कौन? अरब प्रदेश। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। लेकिन जब व्यापार करने के लिए जो जहाज थे पानी वाले अरब प्रदेश के, तो वे हमारे भारत से, मतलब कि हमारे भारत के सिंध प्रांत से होते हुए श्रीलंका पे जाते थे। और यहाँ पे सिंध प्रांत का उस टाइम पे शासक हुआ करता था या राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा दाहिर, या आप इसको दाहिर भी बोल सकते हो डायरेक्ट। और पूरा नाम था इसका दाहिर सेन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अरब प्रदेश का राजा कौन हुआ? वालिद प्रथम। और सिंध प्रांत का राजा कौन हुआ? दाहिर सेन। जिस टाइम पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था हमारे भारत पर, उस टाइम पर अरब प्रदेश का खलीफा था वालिद प्रथम और सिंध का राजा था राजा दाहिर सेन। अब ये जो वालिद मोहम्मद बिन कासिम है, ये सिंध प्रांत पे ही आक्रमण करेगा और राजा दाहिर सेन को क्या कर देगा? यहाँ पे पराजित कर देगा। लेकिन इसने आक्रमण किया क्यों सिंध प्रांत पर? वही हम जान लेते हैं, समझिए। जैसे ही अरब प्रदेश के पानी वाले जो जहाज थे वो श्रीलंका से व्यापार करने के लिए जा रहे थे और व्यापार करने के बाद वापस लौट रहे थे, तो जो सिंध के यहाँ पे जो समुद्र के लुटेरे हुआ करते थे, उसने क्या किया? अरब प्रदेश के जो पानी वाले जहाज थे उनको लूट लिया। 3 जहाजों को क्या किया? सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में उसको लूट लिया। और लूटने के बाद क्या हुआ? वे फरार हो गए, जिसके कारण अरब प्रदेश के खलीफा वालिद प्रथम ने दाहिर सेन को एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा और उसमें इस कहानी के बारे में बताया कि मतलब कि तुम्हारे सिंध वाले क्षेत्र में हमारे व्यापारिक जहाज क्या हुआ? लूट लिए गए हैं। और अरब प्रदेश के राजा या वालिद प्रथम ने राजा दाहिर सेन से मदद मांगी कि भाई या तो तुम उसका हर्जाना दो या फिर आप उन लुटेरों को पकड़ के हमारे हवाले करो। ठीक है। ऐसा अरब प्रदेश के खलीफा वालिद प्रथम ने दाहिर सेन को क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब ये व्यापारिक जहाज जाया करते थे तो ये राजा दाहिर सेन को क्या करते थे? चुंगी दिया करते थे, मतलब कि कर दिया करते थे यहां से पास होने के लिए, जिसके कारण राजा दाहिर सेन की क्या होती थी? जिम्मेदारी बन जाती थी उन पे सेफ्टी से उन्हें वापस पहुंचाने के लिए या फिर लाने के लिए। और ऐसा करने के लिए राजा दाहिर सेन ने क्या किया? मना कर दिया। और जैसे ही राजा दाहिर सेन मना करता है तो अरब प्रदेश के खलीफा वालिद प्रथम ने अपने ही एक सेनापति को निमंत्रण दिया सिंध पर आक्रमण करने के लिए, जिसका नाम था अल हजाज। तो मैं यहां पे नाम भी लिख देता हूं। इसका ही वालिद प्रथम का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज। लेकिन अल हजाज को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया सिंध पर, लेकिन अल हजाज का ही एक दामाद हुआ करता था और भतीजा भी हुआ करता था जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम उस टाइम पे था केवल 17 वर्ष की आयु का। और ये क्या करता है? यही जाके सिंध प्रांत पर आक्रमण कर देता है और राजा दाहिर सेन को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। तो इसके बारे में ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब हमारे सिंध प्रांत पर आक्रमण किया जाता है हमारे भारत के, तो इसके द्वारा राजा दाहिर सेन को क्या किया जाता है? पराजित किया जाता है। राजा दाहिर सेन को पराजित किया। लेकिन समझना यह भी है कि यह आक्रमण कब हुआ था?
तो आपको डेट याद रखनी है 20 जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हमारे भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया गया था और राजा दाहिर सेन को क्या किया गया था, पराजित किया गया था। अब ये जो राजा दाहिर सेन है, ये हुआ करता था, हिंदू शाही वंश चला करता था उस टाइम पे, और ये ब्राह्मण वंश से संबंध रखता था, ब्राह्मण वंश से संबंध रखता था। और क्या चलता था उस टाइम पे, हिंदू शाही वंश। और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम जो है वो राजा दाहिर सेन को पराजित कर देता है, ठीक उसी समय में, मतलब कि कहने का यह है, ठीक उसी समय जो मुस्लिमों का जो प्रथम आक्रमण होता है वो सफल आक्रमण माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूं और फिर मैं आके बता देता हूं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। आपको हेडिंग ये याद रखनी है, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण। तो भारत पर प्रथम सफल आक्रमण मुस्लिमों की ओर से कौन सा माना जाता है, मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है। मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं मुस्लिम। और आपको क्या याद रखना है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से यहां पे बन जाते हैं, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ये दाहिर सेन के बारे में। और क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाते हैं कि प्रथम सफल आक्रमण करने के बाद इसने हमारे भारत में कुछ सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के चलवाए, स्वर्ण सिक्के चलवाए, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें कहा जाता था दिरहम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि सोने के सिक्के चलवाए, सोने मतलब कि स्वर्ण। स्वर्ण सिक्के चलवाए, और ये जो स्वर्ण सिक्के हैं इनको नाम दिया गया दिरहम। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि वो प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने हमारे भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। तो आपका आंसर होना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम। और कौन से सिक्के थे वे, उन्हें कहा जाता था दिरहम सिक्के, क्योंकि यहां से एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इसमें आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही एक कर लगाया गया जिसको बोला जाता है जजिया कर। तो कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही एक कर लगाया गया जिसका नाम था जजिया कर। और ये जो जजिया कर था ये हुआ करता था गैर मुस्लिम कर। गैर मुस्लिम कर हुआ करता था। गैर मुस्लिम कर का मतलब यह है कि ये वाला जो कर था ये मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था, ये सिर्फ हिंदुओं से ही लिया करता था। या फिर जजिया कर जो है वो हिंदुओं से लिया जाने वाला ही क्या था, एक तरीके का कर था, गैर मुस्लिम कर। इसके बाद फिर यहां से क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि ये ही भारत में जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये ही भारत में
अरबी घोड़े लेकर आया। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही भारत में अरबी घोड़े लाए गए और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन की भी शुरुआत की गई। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं इस लाइन को भी, खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा कि खजूर की खेती या फिर ऊंट पालन की शुरुआत हमारे भारत में किसके द्वारा की गई सर्वप्रथम, उस मुस्लिम शासक का नाम बताइए। तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। या फिर यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले अरबी घोड़े लेकर आने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो आपका आंसर फिर भी होगा मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि हमारे भारत में मुस्लिमों की ओर से वो शासक कौन था जिसके द्वारा स्वर्ण सिक्के या फिर सोने के सिक्के चलवाए गए, तो आपका आंसर होना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम। और कौन से सिक्के थे? वे दिरहम सिक्के। यह क्वेश्चन घुमा के इसलिए इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो स्वर्ण सिक्के चलवाए गए थे उनका नाम क्या था। तो ऑप्शन टंका, टका, दिरहम एंड नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होना चाहिए दिरहम, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो सोने के सिक्के चलवाए गए थे, जो स्वर्ण सिक्के चलवाए गए थे, वो कौन से चलवाए गए थे? दिरहम सिक्के चलवाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा और रह गया है कि मॉनसून शब्द जो है वो भी अरब के द्वारा ही हमारे भारत में लाया गया था, और अरबियों के द्वारा ही या अरबों के द्वारा ही एक शब्द और है जिसका नाम है मानचित्रावली। जैसे कि चित्र वाला पोर्शन हो गया, तो ये वाला जो शब्द होता है ये भी अरबों के द्वारा ही हमारे भारत में लाया गया था। चलिए दोस्तों नोट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं इधर से, और थोड़ा सा क्वेश्चन और रह गया है, थोड़ा सा पोर्शन और रह गया है, उसको और बता देता हूं मैं। देखिए सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि एक शब्द है जिसका नाम है मॉनसून। जो ये मानसून शब्द है ये भी अरबों के द्वारा ही हमारे भारत में लाया गया। और दूसरा शब्द है मानचित्रावली। जो ये मानचित्रावली शब्द है ये भी अरबों के द्वारा ही हमारे भारत में लाया गया। जबकि यहां से इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे ये बन जाता है। एक तो मैंने आपको बता दिया स्वर्ण सिक्के का जो कि दिरहम कहलाते थे, और दूसरा ये बन जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में ही या फिर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही हमारे भारत में दो पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया। एक का नाम था पंचतंत्र जबकि दूसरी का नाम था चरक संहिता। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अरबी भाषा में अनुवाद। तो अरबी भाषा में जो अनुवाद करवाया गया था, एक बुक का नाम है चरक संहिता। मैं मार्कर चेंज कर देता हूं यहां पे। एक का नाम था चरक संहिता। जबकि जो दूसरी यहां पे पुस्तक है उसका नाम है पंचतंत्र।
और जो ये पंचतंत्र है इसका अनुवाद किया गया था कलीला व दिमना नाम से। तो अरबी भाषा में दो पुस्तकों का अनुवाद करवाया गया, एक का नाम था चरक संहिता जबकि दूसरी का नाम था पंचतंत्र। और पंचतंत्र का जब अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया तो इसका नाम रखा गया कलीला व दिमना। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको नोट कीजिए। और मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं एक लाइन, क्योंकि एक लाइन मुझे और बतानी है यहाँ पे। तो दोस्तों जजिया कर को आपको याद रखना है कि जजिया कर सबसे पहले हमारे भारत में किसके द्वारा लगवाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगवाया गया था। क्योंकि जजिया कर के बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे और लास्ट तक ही पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य में भी हम जजिया कर के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत में भी, इस जिसके कारण मैं आपको यहाँ पे फोकस करवा रहा हूँ जजिया कर पर। देखिए एक लाइन मुझे यहाँ पे लास्ट में लिखनी है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था हमारे भारत पर 20 जून 712 ईस्वी में, लेकिन 714 ईस्वी में इसके 2 साल बाद ही मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलवा लिया। और वापस किसके द्वारा बुलवाया गया? वालिद प्रथम के द्वारा। तो 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को वालिद प्रथम के द्वारा अरब वापस बुलवा लिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि वालिद प्रथम के द्वारा इस मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमें पढ़ना था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमें पढ़ना था 20 जून 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक। और इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं बनते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। आई होप कि मैंने जैसे आपको समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।